गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो, होपफुली तुम लोग ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सही आ रहा होगा। चलो, बहुत बढ़िया। तो देखो, आज से हम लोग क्लास 12th स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और अगर तुम लोग एनसीईआरटी किताब देखे होगे तो क्लास 12th में हम लोगों का दो बुक हो जाएगा एनसीईआरटी में, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है पार्ट 1 का, अगर तुम देखोगे तो वो हम लोगों का सॉलिड स्टेट होगा। ठीक है। तो जो आज का जो लेक्चर होगा वो हम लोगों का सॉलिड स्टेट का फर्स्ट लेक्चर हो जाएगा। ठीक है। ये क्लास हम लोग ऑफलाइन लेने वाले थे, लेकिन जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि हम लोग, है ना, फिर से ये कोविड का जो केसेस है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण अभी हम लोगों को जो है वो ऑफलाइन क्लासेस जो है वो हम लोग अभी नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है। तो जब तक कि गवर्नमेंट हम लोगों को परमिट नहीं करता है ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तब तक हम लोग, है ना, ये हम लोग लाइव क्लास ही लेंगे केमिस्ट्री का। और अगर ये जल्दी खुलता है तो जो भी चैप्टर हम लोग लाइव क्लासेस में पढ़ाए चुके रहेंगे वो भी हम लोग फिर से उसका ऑफलाइन क्लास भी लेंगे, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि 12th का जो सारा चैप्टर है वो हम लोग ऑफलाइन में भी पढ़ाएंगे। ठीक है। जैसा कि तुमको पता होगा कि ये अभी हम लोग का 18 अप्रैल तक का है। तो अगर ये 18 अप्रैल से अगर सपोज करो नहीं खुलता है तो जो हमारे 11th के जो क्लासेस हैं वो भी हम लोग ऑफलाइन, है ना, की जगह उसके बाद उसको भी हम लोग ऑनलाइन करेंगे। ठीक है। तो 18 अप्रैल से क्लास 11 का भी जो सिलेबस है वो हम लोग ऑनलाइन कवर करेंगे। ठीक है। और हम लोग देखो यहाँ पर बताए थे कि तुमको जो भी डाउट्स होगा तुम चैट पर पूछ सकते हो, हैंड रेज नहीं करोगे, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो हम लैपटॉप के पास जाके फिर हैंड रेज का इश्यू हम नहीं रेज करेंगे। ठीक है। तो उसको हम लोग इंटरटेन नहीं करते हैंड रेज। तुमको जो भी, है ना, लिखना है तुम यहाँ पे लिख सकते हो। तो देखो, तुम लोगों में से बहुत लोग हमसे ऑनलाइन भी पढ़ चुके हैं तो उनको पता है कि हम लोग रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो भी हम लोग लिखेंगे उसको तुमको नोट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। यहां पर जो भी लाइव क्लास होगा, ठीक है, उसका रिकॉर्डेड वीडियो तुमको 2 या 3 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगा इसी ऐप पर। तो तुम रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। अगर सपोज करो लाइव क्लासेस में तुम्हारा कनेक्शन उतना अच्छा नहीं जा रहा है तो तुम इसी टॉपिक को जब रिकॉर्डेड आएगा तो तुम रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है तुमको। ठीक है। तुमको यहां पर कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सारा फोकस जो है वो समझने पे होना चाहिए। जो भी हम यहां लिखेंगे उसका जो पीडीएफ है उसको हम बनाकर चैट सेक्शन में हम अपलोड कर देंगे, जहां से तुम उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। जो ग्रुप चैट है ना, वो हम हमेशा ऑफ रखते हैं, है ना। उसमें सिर्फ जो भी मैसेज या जो भी फाइल, है ना, हमको देना होगा वो हम ही देते हैं। नहीं तो ग्रुप चैट ऑप्शन अगर हम लोग ओपन करेंगे ना तो सब लोग आपस में चैट करते हैं, जिससे क्या होना, सबको नोटिफिकेशन मिलता है। तो हम लोग इसलिए ग्रुप चैट सेक्शन जो है वो ऑफ रखते हैं। हर एक का अपना इंडिविजुअल चैट सेक्शन है जहां पर तुम अपना क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हो, वो डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा। और हर एक दिन में 9 से 10 ओ क्लॉक के बीच में, सुबह में 9 से 10 ओ क्लॉक के बीच में सभी को जितने भी डाउट्स है उनका जो आंसर है वो उनके चैट सेक्शन पे मिल जाएगा। जो 1 घंटा में जो है हम लोगों का 9 to 10 नेक्स्ट डे, सब लोग अपना चैट, तुमको जो भी डाउट होगा तुम अपने चैट सेक्शन पे डाल दो, 9 to 10 में वापस आके देख लेना, सारा का आंसर तुम लोगों को 9 to 10 के बीच में वहां पर रहेगा। ठीक है। तो होपफुली हम लोग सारा जो है वो यहाँ पर जितने भी मैसेज थे वो हम तुमको कन्वे कर चुके हैं। होपफुली तुम लोग जब लाइव क्लास कर रहे होगे तो सारा फोकस यहीं पे रखना है, आपस में चैट मत करना। जो भी डाउट होगा तुम चैट सेक्शन पे तुम पूछोगे। टीटीएस में अभी नहीं चलेगा अंकुश, अभी हम लोगों का क्लास जो है वो हम लोग, है ना, अभी 1 वीक के लिए 12th का स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक से हम लोग टीटीएस में भी स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का सिलेबस। ठीक है। अभी इस वीक तक सिर्फ हम लोग क्लास 12th पे फोकस करेंगे। ठीक है। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट। ठीक है। तो देखो,
हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में या फिर 9th या 10th में तुम पढ़ चुके हो कि कोई भी जो मैटर होता है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सब लोग जानते होंगे, बहुत ही कॉमन सा बात है कि हर एक मैटर जो है वो है ना 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तुम लोग 2 और स्टेट के बारे में पढ़े होगे, एक प्लाज्मा भी होता है और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी होता है, पर उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं करना है ना। तो हम लोग कहेंगे कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग जब वाटर बोलते हैं तो जानते हो वाटर जो है वो एक कंपाउंड है और ये भी 3 डिफरेंट स्टेट्स में हो सकता है, ठीक है। अगर तुम 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आओगे तो वाटर तुमको एज अ सॉलिड यानी आइस के फॉर्म में दिखाई देगा। अगर तुम 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहोगे तो तुमको वाटर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में दिखाई देगा। और अगर तुम एबव 100 डिग्री सेल्सियस चले जाओ तो वाटर जो है वो है ना वेपर के फॉर्म में, या हम लोग कह सकते हैं कि वाटर जो है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो अब सवाल उठता है कि जो हमारा वाटर है वो किस कंडीशन पर किस स्टेट में रहेगा, ये हमको कैसे पता चलेगा कि कब वो आइस बनेगा, कब वो लिक्विड स्टेट में आएगा और कब वो गैसियस स्टेट में जाएगा, है ना। ये किन फैक्टर्स पर जो है वो हम लोगों का डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोई भी मैटर एक गिवन कंडीशन यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर अगर दिया हुआ है तो कोई भी मैटर है ना एट अ गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, है ना, ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट जो फैक्टर होता है उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहते हैं, और जो सेकंड फैक्टर होता है उसको हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो तुम जानते हो कि चाहे हम लोग सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में हो, है ना, हमारे पास हर एक मैटर में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, वो पार्टिकल्स जिससे मिलकर वो मैटर बना है। जैसे अगर हम लोग वाटर कहेंगे तो वाटर जो है वो H2O से मिलकर बना है, तो वाटर में जो H2O हो गया वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, है ना, ये फ्रीली इधर उधर नहीं घूमते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है। और इसी अट्रैक्शन को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। यहां पर है ना हम इधर से कोई अभी जो है ना अभी इसी सेटिंग पे चलेगा और इधर से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो तुमको अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो तुम लोगों में से हम कन्वे किए हैं ना कि अगर नेट कैमरा प्रॉब्लम है, किसी को ऐसा लग रहा है और लोगों को नो, तो जिनको कैमरा प्रॉब्लम है उनका कनेक्शन इशू है। तो बाकी तुम लोगों में से हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई टाइप करता है कि कैमरा प्रॉब्लम है या नेटवर्क प्रॉब्लम है तो तुम लोग बाकी लोग नो लिख के उसको हटा देना, ठीक है, ताकि वो मेरे पास तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। चलो, तो जैसा कि हम लोग बताए कि कोई भी जो मैटर है और जिसको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है वो तुम रिकॉर्डेड देख सकते हो, ये फिर रिकॉर्डेड हो जाएगा तो तुम आराम से रिकॉर्डेड देख सकते हो, ठीक है। तो देखो कोई भी मैटर जो है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये अभी हम लोग डिस्कस किए कि 2 फैक्टर पर निर्भर करता है। एक है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यानी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कितना अट्रैक्शन है, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं थर्मल एनर्जी। तुम जानते हो कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर घूमते हैं। जैसे अगर सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स को देखोगे तो वो अपने पोजीशंस पर फिक्स्ड होते हैं, उनमें ट्रांसलेशन नहीं होता है, लेकिन वो अपने फिक्स्ड पोजीशन पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। लिक्विड स्टेट में अगर पार्टिकल्स को देखोगे तो वो एक गिवन वॉल्यूम में इधर उधर घूमते हैं लिक्विड स्टेट में। जबकि गैसियस स्टेट में अगर देखोगे तो जो पार्टिकल्स है उनको तुम जितना वॉल्यूम दोगे वो सारे वॉल्यूम में है ना इधर उधर घूमना शुरू करेंगे। तो पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है, चाहे वो ऑसिलेशन के कारण हो या ट्रांसलेशन के कारण हो या फिर रोटेशन के कारण हो, जो भी पार्टिकल्स का जितना भी जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसी को हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं। थर्मल वर्ड तुम लोग
है ना, सुने होंगे, थर्मल इज समथिंग रिलेटेड टू हीट। क्योंकि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मैटर को जब हीट करते हो ना, तो पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाता है। और यही कारण है कि यहां पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर देते हैं किससे, थर्मल एनर्जी से। ठीक है, तो जब भी हम थर्मल एनर्जी बोलेंगे तो तुमको क्या समझना है, प्रफुल्ल, यहां पर चैट नहीं करना है, ठीक है। अगर यहां पर कोई पर्सनल चैट करता है ना तो उसको यहां से हटा दिया जाएगा, फिर तुम कभी ऐड नहीं कर पाओगे। और अभिषेक, ये सब इमोजी नहीं बनाओगे। तुम ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हो, डजंट मीन कि तुम यहां कुछ भी लिख सकते हो। कोई इमोजी यहां पर नहीं बनाना है और कोई पर्सनल चैट नहीं करना है। अगर जो भी करेगा उसको यहां से हटा दिया जाएगा, फिर तुम कभी ऐड नहीं हो पाओगे। रवि रंजन, मेरे को लगता है तुमको मेरा बात समझ में नहीं आया, नहीं? ठीक है, देखो ये लास्ट टाइम हम बता रहे हैं कि इसमें कोई इमोजी और कुछ नहीं देना है। तुमको चैट पर सिर्फ मेरे से इंटरेक्शन करना है, ठीक है। जो लोग नए एडमिशन लिए हो वो शायद तुम हमको नहीं जानते हो, है ना। हम क्लास में न्यूसेंस, है ना, टॉलरेट नहीं करते हैं। और इसीलिए इस बात को रखोगे, तुम्हारा मोबाइल नंबर सब लोग मेरे पास है ना। पढ़ना चाहते हो तो यहां पे आओगे, अदरवाइज ये कोई तुम्हारा, पता है ना, ये यूट्यूब पे हम लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं। दिस इज माई पर्सनल ऐप। तो तुम यहां पर क्या लिखते हो या क्या करते हो ना, ये सब मेरे पास रिकॉर्डेड होता है, ठीक है। तो अगर तुम यहां पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ रहोगे, अदरवाइज, है ना, आप यहां से जा सकते हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम में अगर किसी ने कोई इमोजी टाइप किया या किसी ने किसी के साथ पर्सनल चैट किया, उसको यहां से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर तुम एडमिशन ले चुके हो तब तो कैंसिल हो जाओगे, अगर नहीं लियो तो कभी तुम इनरोलमेंट नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम तुमको पहले ही मैसेज में बता दिए थे कि कोई पर्सनल चैट नहीं करना है यहां पर। ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, समझ गए। यहां पर चैट में आप जो डाउट्स है सिर्फ वही लिखोगे, ठीक है। बेकार का टाइम को नहीं बर्बाद करना है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। फर्स्ट क्लास है तुम लोगों का, है ना, इसलिए तुम लोग थोड़ा सा फोकस्ड हो। ऑलरेडी तुम्हारा 1 साल बर्बाद हो चुका है, ठीक है। अब ये अगला साल भी अपना बर्बाद मत करो ये सब नौटंकी करके, ठीक है। तो पढ़ना चाहते हो तो स्ट्रिक्टली थोड़ा सा फोकस करो, है ना। और तुम लोगों में से ये लास्ट टाइम, ये मेरा एक वार्निंग समझोगे, आराम से पढ़ना है, आराम से पढ़ो, कोई चैट नहीं, है ना, और कुछ टाइप नहीं करना है, और स्ट्रिक्टली नो इमोजी, ठीक है। तो देखो, हम लोग यहां पर हम लोग यहां पर बता रहे थे कि कोई भी मैटर जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और वो दो, है ना, फैक्टर्स पर निर्भर करता है। फर्स्ट जो है ये हम लोगों का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो गया, और दूसरा जो है वो थर्मल एनर्जी हो गया। अब देखो, सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होता है सॉलिड स्टेट में, वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू लिक्विड और गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है और थर्मल एनर्जी सबसे कम है। और यही कारण है कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपने पोजीशंस पर फिक्स हैं, वो सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं, पर वो अपने पोजीशन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। और इसीलिए याद करो, हम लोग बोलते हैं कि सॉलिड स्टेट में वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है और शेप भी डिफिनिट होता है। तो अगर सपोज करो एक क्लासरूम में सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और टीचर अगर क्लास ले रहे हैं और क्लासरूम में सब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो देखो सभी जो स्टूडेंट्स हुए वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, क्लास के, और वो अपने पोजीशन पर फिक्स हैं, और वो सिर्फ अपने पोजीशन पर फिक्स हैं और वाइब्रेट कर सकते हैं। तो तुम पूरे क्लासरूम का जब शेप देखोगे तो वो फिक्स आएगा, और साथ ही साथ वहां वॉल्यूम भी फिक्स है, क्योंकि कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता है और कोई अंदर से
बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है उनका पोजीशन फिक्स है, ठीक है, वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, जिसके कारण वॉल्यूम भी डिफिनिट हो जाता है और शेप भी डिफिनिट हो जाता है। लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने वॉल्यूम में इधर उधर कहीं पर भी घूम सकते हैं। तो मान लो कि अगर क्लास का टाइम हो गया और टीचर नहीं आए हैं, तो क्लासरूम में सब बच्चे आ चुके हैं, तो वो अपने पोजीशन पर फिक्स हैं, पर चूंकि टीचर नहीं आए हैं तो एक बच्चा जो है वो अपने पोजीशन को छोड़ के दूसरी जगह जा सकता है और अपने दोस्त से बात कर सकता है। तो ये जो स्टेट हुआ कि जब क्लास का टाइमिंग हो चुका है पर टीचर नहीं आए हैं, ये लिक्विड स्टेट है, क्योंकि थोड़ा डिसिप्लिन कम हो गया है और बच्चे जो हैं वो अपने वॉल्यूम में इधर उधर कहीं पर भी घूम सकते हैं, ठीक है। और गैसियस स्टेट को तुम क्या समझ सकते हो कि अगर क्लास ओवर हो जाएगा तो कोई भी जो हमारा स्टूडेंट है वो कहीं पर भी जाने के लिए स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट है, कहीं भी जा सकता है, क्योंकि अब कोई यहां पर बाइंडिंग फोर्स काम नहीं करेगा, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली इधर उधर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, तो उनका वॉल्यूम डिफिनिट नहीं है और उनका शेप भी डिफिनिट नहीं है। उनको तुम जितना बड़ा कंटेनर दोगे वो सारे कंटेनर में इधर उधर रैंडमली कहीं पर भी घूम सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम तुमसे पूछें कि किस स्टेट में अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा है, बता सकते हो पार्टिकल्स के बीच में किस स्टेट में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस? सॉलिड। बहुत बढ़िया उत्तर सृष्टि, श्रेयांश। तो सॉलिड स्टेट में, चलो बहुत लोग, बहुत बढ़िया, यानी सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है, और उनमें देखा जाएगा तो थर्मल एनर्जी सबसे कम होगा, ठीक है। अच्छा चलो अब तुम टाइप करो तो काइनेटिक एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी किस स्टेट में सबसे ज्यादा होगा, क्या लगता है? थर्मल एनर्जी किस स्टेट में सबसे ज्यादा होगा? गैसियस स्टेट में, गैस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। तो देखोगे कि हम लोग यहां पर सॉलिड स्टेट में जो पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं वो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो देखो, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम पहले थोड़ा सा लिख लिए हैं ताकि हम लोगों का टाइम थोड़ा बच जाए, ठीक है। Whether a substance will exist as a solid, liquid or gas depends upon 2 opposing factors। अभी हम लोग डिस्कस कर लिए कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैस बनेगा वो 2 फैक्टर पर निर्भर करेगा, ठीक है। पहला फैक्टर हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ठीक है। और सेकंड जो है वो है हम लोगों का थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी क्या हुआ? जो मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसी को हम लोग थर्मल एनर्जी बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करके थर्मल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का डिक्रीज करें, घटाए, तो उसका थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी हम लोग घटा सकते हैं, इसीलिए इसको काइनेटिक एनर्जी को ही थर्मल एनर्जी भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखें तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होगा सॉलिड में, फिर लिक्विड में और उसके बाद गैस में, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहां पर ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी बोले तो जो ये हम लोग ऑर्डर लिख रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, ठीक है, उससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी सबसे कम थर्मल एनर्जी हम लोगों का सॉलिड का होगा, फिर लिक्विड का होगा, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो हमारा थर्मल एनर्जी है वो गैसियस स्टेट का हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, अब अगर हम किसी मैटर को सॉलिड स्टेट में ले जाना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा? तो हमको अट्रैक्शन को बढ़ाना होगा और थर्मल एनर्जी को कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो हमको टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा। तो जब हम टेम्परेचर को कम रखेंगे तो क्या होगा? तो पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, क्योंकि जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ जाएगा, तो पार्टिकल सब एक दूसरे से दूर भागने लगेगा, ठीक है। तो जब हम किसी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में ले आना चाहते हैं तो हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। जैसे तुम देखोगे कि हम लोग फ्रीज में जब हम लोग वाटर रखते हैं और उसको अगर हम लोग आइस बनाना चाहते हैं तो फ्रीज क्या करता है?
फ्रीज जो है वो वाटर के टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता है। तो तुम टेम्परेचर को कम करके, है ना, किसी भी स्टेट को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक रहेंगे, जिससे उनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा और थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो एट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर काफी कम होगा, द थर्मल एनर्जी इज लो, थर्मल एनर्जी कम रहेगा हम लोगों का, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो हमारा बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशंस। तो जब हमारे पास थर्मल एनर्जी कम है और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या होगा, तो सभी पार्टिकल्स जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो अपने पोजीशंस पर आएंगे, फिक्स्ड पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, और वो अपने पोजीशंस पर सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आर अनेबल टू मूव, लेकिन उनमें कोई ट्रांसलेशनल या फिर रोटेशनल मोशन नहीं होगा, है ना, वो अपने पोजीशन को छोड़कर इधर उधर नहीं जा सकते हैं, वो सिर्फ अपने मीन पोजीशंस के अबाउट ऑसिलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। आर अनेबल टू मूव एक्सेप्ट दैट दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। यानी सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स का ट्रांसलेशन या रोटेशनल मोशन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो वाइब्रेशनल मोशन अपने मीन पोजीशंस के अबाउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। यानी सॉलिड स्टेट वो स्टेट है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो अपने पोजीशंस पर फिक्स्ड होते हैं और वो अपने मीन पोजीशंस के अबाउट सिर्फ वाइब्रेशनल मोशंस कर सकते हैं, उनमें कोई ट्रांसलेशनल और कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन था। ऑब्वियसली तुम लोग में से बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, ठीक है, लेकिन ये चूंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था तो इसलिए हम लोग इसको डिस्कस किए, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग कहें कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, क्योंकि अगर तुम अपने अराउंड देखोगे तो मैक्सिमम जो सब्सटेंसेस है वो सॉलिड स्टेट में है। इनफैक्ट 99.9% अगर देखोगे अपने चारों ओर तो तुमको सारे सब्सटेंसेस जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही दिखेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें तो बहुत ऑब्वियस है कि भाई उनका जो शेप होता है, साइज होता है या मास जो होता है वो हमारा डेफिनिट होता है, ठीक है। जैसे अगर तुम देखोगे मेरे पास अगर एक पेन है, ठीक है, तो इस पेन का जो है वो शेप, साइज और मास क्या है, डेफिनिट है, ठीक है। अगर हम 1 घंटे के बाद भी इस पेन को देखेंगे तो इसके शेप, साइज और मास में कोई जो है वो चेंजेस हम लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड्स के कुछ खास प्रॉपर्टीज होते हैं कि उनका मास, शेप, साइज जो है वो डेफिनिट है, ठीक है, चेंज नहीं होता है। दूसरा जो हम लोग जानते हैं कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपने पोजीशंस पर फिक्स्ड हैं, ठीक है, और वो सिर्फ उसके अबाउट वाइब्रेशंस कर सकते हैं, ठीक है। और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस काफी कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आ चुके हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस जो है, सर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मींस, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है बाबू वो पार्टिकल्स जिससे मिलकर वो सॉलिड बना है। जैसे अगर हम तुमसे पूछे NaCl, ठीक है, तो NaCl में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो Na प्लस है और Cl माइनस है, आयंस है। तो तुम कहते हो सोडियम क्लोराइड, तो Na प्लस और Cl माइनस क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर हम कहें आइस, तो आइस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, तो आइस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो हमारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं डायमंड, तो डायमंड किससे मिलकर बना है, तो जिससे मिलकर बना होता है वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, ठीक है, वही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। जैसे डायमंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हैं, तो डायमंड के लिए एटम्स हो गए, आइस के लिए मॉलिक्यूल्स हो गए H2O, और अगर हम लोग आयनिक सॉलिड के लिए देखेंगे तो आयंस हो जाएंगे। बात को समझ में आया निधि? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिससे मिलकर वो सॉलिड बना होता है, वो एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट देखें
तो पहला जो प्रॉपर्टीज है, दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। तो उनका मास जो है वो भी डेफिनिट है, वॉल्यूम भी डेफिनिट है और शेप भी डेफिनिट है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो अपने पोजीशन को छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते, इसलिए उनका वॉल्यूम भी डेफिनिट हो गया, शेप भी डेफिनिट हो गया और मास भी डेफिनिट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हम लोग कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। जो उनके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर को कम रखा है। तो टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। जब तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तब उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी जो है उनका इंक्रीज होगा, तो उनका सेपरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, अपोजिंग फैक्टर्स, अपोजिट जानते हो, उल्टा। अपोजिंग फैक्टर्स का मतलब है कि ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को अपोज करते हैं। जैसे याद करो, अगर अट्रैक्शन, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तब तो थर्मल एनर्जी कम होगा। यानी अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर तुम थर्मल एनर्जी को इंक्रीज करोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस घटेगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अगर तुम इंक्रीज करोगे तो थर्मल एनर्जी घटेगा। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, इसीलिए इसको अपोजिंग फैक्टर्स बोल रहे हैं। साहिल, समझ में आया बाबू तुमको? दो फैक्टर्स जो एक दूसरे को अपोज कर रहा है। ठीक है, एक इंक्रीज हो तो दूसरा डिक्रीज हो। जैसे तुम देखो यहां पर, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे ज्यादा सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस है, तो यहां पर देखो अपोजिट हो गया। ठीक है, थर्मल एनर्जी मीन्स टेम्परेचर, नहीं, थर्मल एनर्जी मीन्स मतलब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी बोल रहे हैं, और उसको तुम टेम्परेचर को बढ़ाकर या टेम्परेचर को घटाकर कंट्रोल कर रहे हो। इसीलिए यहां काइनेटिक एनर्जी जो है, जो मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसलेशन कर सकता है, अगर गैसियस स्टेट में पड़े होगे तो, है ना। तो अगर कोई मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयन सॉलिड स्टेट में है तो वो वाइब्रेशंस तो कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है। ठीक है, उसी को हम लोग थर्मल एनर्जी कह रहे हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास जितना भी टाइप का काइनेटिक एनर्जी है उन सबको हम लोग मिलाकर क्या बोल रहे हैं, थर्मल एनर्जी। आदित्य राज, समझ में आया? सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी को तुम यहां पे समझ सकते हो थर्मल एनर्जी। अभी बता दिया आकाश। ठीक है, जितने भी टाइप्स के काइनेटिक एनर्जी हैं, जैसे ट्रांसलेशनल, रोटेशन या वाइब्रेशनल, जो भी उस मॉलिक्यूल के पास हो सकता है, ठीक है, उन सबको सम कर दो, उसी को तुम थर्मल एनर्जी बोलो। तुम किसी को जब हीट करते हो ना तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, तो तुम कहते हो कि उसका थर्मल एनर्जी बढ़ गया। तो थर्मल एनर्जी को तुम काइनेटिक एनर्जी समझो। ठीक है, आकाश समझ में आया तुमको? मीन पोजीशन का मतलब होता है जब कोई ऑसिलेशन होता है तो दो एक्सट्रीम पॉइंट मिलता है और एक बीच का पॉइंट मिलता है। जो बीच का पॉइंट है उसी को मीन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, जब तुम एक एटम्स के बीच में रिपल्सन भी होता है अभिषेक, लेकिन हम तुमको बताए हैं कि रिपल्सन होने के लिए पार्टिकल्स को एक दूसरे के बहुत नजदीक लाना पड़ता है ना। तो जब भी हम लोग पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो हम लोग वहां अट्रैक्शन ही लेते हैं, क्योंकि रिपल्सन जो है अगर तुम देखोगे तो उसके लिए बहुत ही नजदीक पार्टिकल्स को लाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जब भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोले और अगर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग अट्रैक्शन ही समझते हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस शॉर्ट रहेगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो यहां पर स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक पिक ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग और प्रॉपर्टीज जो है इसका डिस्कस करेंगे।
तो देखो अभी हम लोग सॉलिड स्टेट का 3 प्रॉपर्टीज देखे। एक तो डेफिनेट मास, वॉल्यूम और शेप हो गया, ठीक है। और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस शॉर्ट है। तीसरा इंटरमॉलिक्यूलर जो है अट्रैक्शन हम लोगों का ज्यादा है, ठीक है। और फोर्थ हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उनका फिक्स्ड पोजीशन होता है और वो अपने फिक्स्ड पोजीशन यानी जो मीन पोजीशन बोलते हैं उसी के अबाउट सिर्फ ऑसिलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फोर्थ पॉइंट होगा हम लोगों का वो होगा देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि हमारे एटम्स भी हो सकते हैं जैसे कि डायमंड में देखे थे, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है जैसे कि आइस में H2O है, ठीक है। और आयंस भी हो सकते हैं जैसे कि NaCl में, ठीक है। तो जो देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है ना धोनी, वो तुम्हारा आइस के लिए वाटर होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो उसके एलिमेंट है। पर जब तुम आइस लेते हो तो आइस किससे मिलकर बना है? H2O के पार्टिकल से मिलकर बना है। तुम H2O जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बना लेता है तो तुम 9th-10th में पढ़े होगे, फिर उसका जो प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो गया। अब ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो तुम उसके एलिमेंट्स को नहीं बोलोगे, ठीक है। तो अगर कोई आइस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर बोलेगा तो तुम उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना बोलकर H2O बोलोगे। आइस में, है ना, तुम्हारे पास मिलियंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। आइस और वाटर दोनों वही चीज है ना। कोई बोलता है तुम्हारे पास कोई बोलता है तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस है तो तुम H बोलते हो कि H2 बोलते हो? अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस है तो तुम H2 बोलोगे। हाइड्रोजन गैस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स H2 है, ठीक है। हाँ, तो उसी तरह अगर वाटर बोला जाएगा, अगर हम आइस बोल रहे हैं तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो H2O है, ठीक है। Their constituent particles, atom molecules or ions have fixed positions and can only oscillate about their mean positions। आलोक, अभी कैमरा का कुछ सेटिंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। हमको लगता है कि रोहित ब्लैक ज्यादा व्हाइट पे अच्छा उभरता है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली ब्लैक यूज करते हैं, है ना। ये सब जो है ना वो आज के क्लास के बाद डिस्कस कर लेना, ठीक है। किसी और को ब्लू से, ब्लैक से प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोगों को? हाँ, तो सबका अलग अलग प्रेफरेंस है, ऐसे क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना। आराम से ये तुम लोग थोड़ा सा अपने रिजोल्यूशन को, अपने मोबाइल के रिजोल्यूशन को थोड़ा एडजस्ट करो, रादर देन कि हम एडजस्ट करें। तुम अपने मोबाइल के रिजोल्यूशन को थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा देखो वहां पे, ठीक है। तो ये फोर्थ पोजीशन हो गया हम लोगों का। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव फिक्स्ड पोजीशंस एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। ये हम लोगों का फोर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है। अब बताओ, क्या सॉलिड्स को हम लोग
क्या इजिली कंप्रेस कर सकते हैं? क्या इस पेन को हम लोग कंप्रेस कर पाएंगे आसानी से? तो जानते हो कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो सॉलिड्स को हम लोग आसानी से कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। गैस को आसानी से कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सॉलिड्स के बारे में, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली, ठीक है। सॉलिड्स में चूंकि पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के आसपास होते हैं, तो अगर एक गिवन वॉल्यूम में देखोगे तो पार्टिकल्स का संख्या बताओ किस स्टेट में सबसे ज्यादा होगा? अगर वॉल्यूम फिक्स हो तो किस स्टेट में पार्टिकल्स का संख्या ज्यादा मिलेगा? बताओ, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड। तो ऑब्वियसली एक गिवन वॉल्यूम में अगर पार्टिकल्स का संख्या ज्यादा है तो उसका मास भी ज्यादा होगा। तो यही कारण है कि सॉलिड्स का जो डेंसिटी होता है वो काफी हाई होता है, क्योंकि वो उनके बीच में डिस्टेंस काफी कम होता है, तो वो लोग काफी नजदीक में एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, ठीक है। तो दे हैव वेरी हाई डेंसिटीज। तो सॉलिड्स के स्टेट में अगर हम लोग बोले तो दे हैव वेरी हाई डेंसिटीज, ठीक है। देखो, गैस को अगर एक जगह गैस को रखते हो तो वो एक जगह से दूसरे जगह गैस जो है वो आसानी से मूव कर जाता है, इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो जो गैसेस का जो डिफ्यूजन है वो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड डिफ्यूज करते हैं। और जो सॉलिड स्टेट में अगर डिफ्यूजन देखा जाए तो सॉलिड स्टेट में डिफ्यूजन जो है वो सबसे कम मिलेगा या सबसे ज्यादा मिलेगा? क्या लगता है, बताओ? सॉलिड स्टेट में डिफ्यूजन क्या मिलेगा, कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? लिस्ट, हाँ। तो दे शो लिटिल डिफ्यूजन, दे शो लो डिफ्यूजन। तो इनका जो डिफ्यूजन है ये हम लोगों का काफी कम होता है। तो जैसा कि अभी हम लोग देख लिए कि सॉलिड स्टेट में, है ना, हम लोगों का मास, उसके बाद शेप, उसके बाद वॉल्यूम डेफिनिट है, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम है, उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी जिन पार्टिकल से मिलकर सॉलिड बनता है, यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, है ना, उनका पोजीशंस जो है वो फिक्स्ड होता है, वो अपने मीन पोजीशंस के अबाउट वाइब्रेट कर सकते हैं। उनका डेंसिटी, सॉलिड्स का जो डेंसिटी है वो ज्यादा होता है, उनका डिफ्यूजन जो है वो कम होता है, और साथ ही साथ जो सॉलिड्स हैं वो इनकंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सॉलिड्स को कितने टाइप में जो है वो बांटा जा सकता है, ठीक है, यानी सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग यहां पर देखेंगे, अभी हम लोग बेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं आए। अगर तुम सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए देखोगे तो सब लोग जानता है कि सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना, उसके बाद लिक्विड का होता है, और सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गैसियस स्टेट का होता है। कोई सब्सटेंस जो है, तुम अगर कहते हो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर किया जाता है एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड से, ठीक है। तो अगर हम यहां पर सॉलिड बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, गैस बोलते हैं, तो तुम जब सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा है तो तुम एक सॉलिड में जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दूसरे सॉलिड की तुलना में क्या हो जाएगा? दूसरे सॉलिड की तुलना में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड देखेंगे तब पता चलेगा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगा, ठीक है, उसका जो अट्रैक्शन जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है।
तो अभी जब हम लोग टाइप ऑफ सॉलिड देखेंगे तो पता चलेगा किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर तुम सब्सटेंस बोलोगे तो एक सब्सटेंस का तो एक ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर वाटर बोलोगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम एक ही सॉलिड अभी पढ़ रहे हैं ना, जब टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ोगे तब बता पाएंगे कि हम लोग किन सॉलिड में कैसा फोर्सेज है, उसके आधार पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग डिसाइड करेंगे। समझ में बात आया दीपक? तो टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स जो है वो दो प्रकार का हो जाता है, ठीक है, दो प्रकार के सॉलिड्स हो गए। एक को हम लोग बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और एमॉर्फस सॉलिड क्या है ना, इसको हम लोग अभी समझेंगे। तो देखो, जैसा कि तुमको पता चल गया कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी जिन पार्टिकल्स से मिलकर वो बने हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। और ये सब पार्टिकल्स जब आपस में जुड़ते हैं तभी हमारा सॉलिड का जो है वो निर्माण होता है। जैसे अगर हम लोग अपने घर को देखें तो हमारे घर में जो ब्रिक लगा हुआ है, जो ईंट लगा हुआ है, ठीक है, उसी ब्रिक को जब हम लोग जोड़ते जाते हैं तो हमारा घर बनता है। तो अगर हम लोग इस घर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर बोले वॉल के लिए, तो ब्रिक का काम करेगा, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि अगर हम लोग पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं, इसी के आधार पर सॉलिड जो है वो दो भाग में बट जाता है। एक हम लोगों का हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा हो गया एमरफस सॉलिड। जैसे सपोज करो, अगर हम लोग सपोज करो एक वॉल बना रहे हैं और ब्रिक ईंट से वॉल बना रहे हैं, तो अगर हम लोग एक रो में, मान लो एक रो में हम लोग 10 ब्रिक्स देते हैं, 10 ईंट लगाते हैं एक रो में, फिर उसके ऊपर में भी 10 ब्रिक लगाते हैं, फिर उसके ऊपर में भी 10 ब्रिक लगाते हैं, और यही अरेंजमेंट हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। यानी एक खास प्रकार का ऑर्डर है और वही ऑर्डर बार बार रिपीट करके जब हम लोग वॉल बनाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि भाई ये जो वॉल बना है वो एक ही प्रकार के पैटर्न को बार बार रिपीट करने से बन रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि भाई ये जो वॉल बना है इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, मतलब एक ही ऑर्डर को बार बार रिपीट किया गया है काफी दूर तक, उसी को कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और अब सपोज करो तुम एक दीवार बना रहे हो, है ना, और उसमें मान लो पहले रो में तुमने 10 ब्रिक लगा दिया, दूसरे रो में भी तुम 10 लगाए, पर तीसरे में क्या लगा दिए, फिर 8 लगा दिए, फिर चौथे में भी 8 लगा दिए। तो अगर तुम एक खास पैटर्न को सिर्फ थोड़े डिस्टेंस तक अगर रिपीट करो और बाकी फिर किसी दूसरे पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो एक हो गया हमारा लॉन्ग रेंज ऑर्डर और एक हो गया हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या हुआ कि एक खास ढंग का पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट किया जा रहा है, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या हुआ कि जो पैटर्न है वो कुछ डिस्टेंस तक चला, फिर वो पैटर्न चेंज हो गया, फिर कोई दूसरा पैटर्न आ गया, ठीक है। तो अगर तुम सॉलिड को बना रहे हो, यानी उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनको तुम अरेंज कर रहे हो, अगर अरेंजमेंट एक ही रखो और उसी अरेंजमेंट को बार बार रिपीट करो, तो उससे जो सॉलिड बनता है उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें एक खास ढंग का पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट करता है, ठीक है। जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उसमें जो हमारा पार्टिकल्स का जो हमारा अरेंजमेंट है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, यानी कुछ दूरी तक वो अरेंजमेंट गया और फिर उसके बाद वो अरेंजमेंट चेंज हो गया, ठीक है। तो
पार्टिकल्स किस ढंग से आपस में अरेंज हो रहे हैं, उसी के आधार पर सॉलिड को दो भाग में बांटा गया, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमरफस सॉलिड। तो तुम एक वर्ड याद रखो, जब भी हम बोले क्रिस्टलाइन सॉलिड तुम बोलो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, एक खास ढंग का पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरा एमरफस सॉलिड बोले तो उसमें कहना है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मतलब एक ऑर्डर कुछ डिस्टेंस तक गया, फिर हमारा वो ऑर्डर चेंज हो गया, फिर कोई दूसरा ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और जो एमरफस सॉलिड्स होते हैं, चूंकि उनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग ढंग से हो रहा है, तो उनके प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोई एग्जांपल लें, जैसे मान लो आइस है हमारे पास, तो आइस हो गया, डायमंड हो गया, NaCl हो गया, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। और जो हमारे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये सब हमारे एमरफस सॉलिड्स हो गए। तो तुम देखोगे कि क्या प्लास्टिक को या रबर को कट करना आसान है? तो तुमको लगेगा नहीं, क्योंकि जब तुम किसी प्लास्टिक के ग्लास को कट करोगे तो जो सरफेस मिलेगा वो स्मूथ नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग है सरफेस पर। लेकिन जब तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करोगे तो जो फेसेस मिलेंगे वो रेगुलर फेसेस मिलेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, फिर तुम देखोगे वाटर को यानी आइस अगर है और उसको अगर तुम हीट करो तो वो मेल्ट क्या करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो आइस मेल्ट करता है कहां पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर तुम प्लास्टिक को मेल्ट कराना चाहो तो उसके लिए ऐसा कोई मेल्टिंग पॉइंट तुमको नहीं मिलेगा। प्लास्टिक क्या होगा, धीरे 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 सॉफ्ट होता जाएगा, सॉफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो वो जो है वो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सिर्फ मुलायम होते जाएगा और फाइनली वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। उसके लिए कोई एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है कि तुम कहोगे कि प्लास्टिक का या रबर का ये इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऐसा नहीं होता है। वो लोग रेगुलरली जो है वो अपने, है ना, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, है ना, वो सॉफ्ट होते जाएंगे और फाइनली वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आइस 0 डिग्री पर कैसे मेल्ट करता है, कैसे मेल्ट करेगा साहिल आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे? उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट दो, है ना, हीट दोगे तो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा, थर्मल एनर्जी ज्यादा होगा, तो वो स्टेट ऑफ सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड बोले तो उसमें एक टर्म हम लोग को कहना है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसमें लिखना है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जबकि एमॉर्फस सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तुम लोग एक वर्ड सुने होंगे, है ना, हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? तो अगर हम तुमसे बोले कि मेरे पास आइस है और तुम इस आइस को वाटर में बदलना चाहते हो, सपोज करो आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है और वाटर को भी 0 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, तो तुम जानते हो कि जब भी तुम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो उसी के मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसके लिए तुमको, सर ग्लास को कट करने पे तो स्मूथ सरफेस मिलता है, वो एमॉर्फस सॉलिड क्यों है? अगर तुम ग्लास को कट करोगे ना, जो तुमको दिखने में जो सरफेस स्मूथ लग रहा है नेकेड आई से देखने में, वो सरफेस स्मूथ नहीं है। ठीक है, तुम आयरन को कट करो, ग्लास को कट करो, बहुत अंतर है। तुमको देखने से स्मूथ सरफेस लिख रहा है, लग रहा है ना, पर वो स्मूथ सरफेस नहीं है। ठीक है, हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं, है ना। नेकेड आई से देखोगे तो वो तो तुमको स्मूथ दिखेगा ही। ठीक है, तो देखो एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं हम लोग हीट ऑफ फ्यूजन या इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो तुम जानते हो जब आइस को जब हीट करते हो 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो जो सारा अमाउंट जो हीट का दे रहे हो वो अपने मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में लगाता है ना। और जब वो सारा मॉलिक्यूल्स अपने अट्रैक्शन को तोड़ के सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, तब और हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो याद करो, इसी को हम लोग इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। यानी 1 ग्राम या 1 केजी
सॉलिड को लिक्विड बदलने में जो हमको हीट देना पड़े उसी को हम लोग इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन जो है, ये जो भी अभी हम पढ़ाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस में, तो जो हाई मॉलिक्यूलर मास के जो पॉलीमर होते हैं वो तुम्हारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। तो जो पॉलीमर्स जब बोलते हो ना, जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा एक रफ में, तो तुमको जैसे पॉलीयूरेथेन हो गया, पॉलीथीन हो गया, तो ये सब हमारा एमॉर्फस सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो हम यहां पर क्या बता रहे थे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका हम लोगों का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और इस चूंकि टेम्परेचर फिक्स है तो तुम हीट कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना हीट देने से हम लोगों का आइस मेल्ट करके वाटर बना। और इसीलिए हम यहां पर बोलेंगे कि यहां पर हम लोगों का डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, यानी हमको 1 केजी आइस को वाटर बदलने में कितना हीट देना है वो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां हमारा मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है। लेकिन जो प्लास्टिक है उसके लिए हम लोग नहीं कह सकते हैं कि 1 केजी प्लास्टिक को लिक्विड बदलने में हम लोगों को कितना हीट देना पड़ेगा, तो वहां हम लोग नहीं कहेंगे कि उनके पास डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है। ठीक है, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प नहीं है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए उनका डेफिनिट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, मतलब कितना अमाउंट चाहिए 1 केजी सॉलिड को लिक्विड बदलने में, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए निकाला जा सकता है, पर एमॉर्फस के लिए नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे तो स्मूथ सरफेस हम लोगों को मिलेगा, जबकि अगर हम लोग है ना एमॉर्फस सॉलिड को कट करेंगे तो स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा, इरेगुलर हम लोगों को सरफेस मिलेगा। ठीक है, अब अगर यहां पर एक बात करेंगे तो एक वर्ड तुमको बार बार सुनाई देगा, क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या है? ठीक है, तो जो तुम्हारे सॉलिड्स होते हैं तो उनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, सपोज करो। तो अगर मान लो एक ही अरेंजमेंट जो है, मान लो किसी सॉलिड में 1000 रोज है, 1000 कतार बनाना है पार्टिकल्स का, 1000 सपोज करो, एक छोटा नंबर ले लेते हैं। तो मान लो हम लोगों को 1000 रोज बनाना है। अब सपोज करो हर रो में 10 आदमी बैठा और 1000 रो है हमारे पास। तो अगर हर रो में 10 आदमी बैठा और वही 10 आदमी हर रो में बैठ रहा है, तो यहां एक ही अरेंजमेंट पूरे 1000 तक चला गया, तो उसको एक सिंगल क्रिस्टल बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे सॉलिड में एक सिंगल क्रिस्टल अगर बोलेंगे तो इसका मतलब एक ही अरेंजमेंट से वो पूरा सॉलिड बन गया है। ठीक है, अब सपोज करो हम तुमसे बोले कि हम लोगों को 1 लाख जो है वो रो बनाना है, 1 लाख। अब 1 लाख में सपोज करो जो 50,000 रो है उसमें 10-10 आदमी बैठा। ठीक है, और फिर अगले 50,000 में अगर 5-5 आदमी बैठ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर 2 क्रिस्टल हो गया, 2 क्रिस्टल। एक क्रिस्टल का मतलब एक ही अरेंजमेंट उस तक होना चाहिए। तो एक सॉलिड में मोनो क्रिस्टल भी हो सकता है और पॉली क्रिस्टल भी होता है, इसलिए उसको पॉली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं हम लोग, यानी अलग अलग क्रिस्टल है। एक क्रिस्टल का मतलब एक ही टाइप का अरेंजमेंट है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी तुम किसी किताब में पढ़ोगे ना तो वहां पर ऐसा भी लिखता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर दोनों होता है। वो ऐसा इसलिए कह रहा है कि मान लो मेरे पास 1000 रो है और 1000 में मान लो 400 रो में 10 लोग बैठे, फिर 400 रो जो लास्ट है उसमें भी हम लोगों के 10 लोग बैठे, और बीच में जो हम लोगों का 200 रो है मान लो उसमें 5 लोग बैठे। तो 400 में 10 लोग बैठे, फिर 200 में 5 लोग बैठे, और फिर 400 में हम लोगों के 10 रो बैठे। तो यहां 3 टाइप का क्रिस्टल आ जा रहा है। मान लो पहला और तीसरा तो सेम ही है, दूसरा अलग है, पर दूसरे में पार्टिकल्स को हम लोग बोल दिए शॉर्ट रेंज। हाँ ठीक है, प्रिंसी बता रहे हैं, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं, एक ही अरेंजमेंट बार बार रिपीट करता है। पर एक सॉलिड जो होता है उसमें एक से ज्यादा क्रिस्टल्स होते हैं, है ना।
हो सकते हैं एक से ज्यादा क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या हुआ? क्रिस्टल उतने स्पेस को तुम कहो जहां एक ही टाइप का अरेंजमेंट हो रहा है। जैसे मान लो मेरे पास 1000 ऐसा ऐसा रो है, 1000 ऐसा ऐसा रो, यहां 400 है, यहां सपोज करो 200 है, और यहां 400 है। इस रो में मान लो 10 लोग बैठे, इसमें 5 लोग बैठे, और इसमें मान लो है ना 20 लोग बैठे सपोज करो, तो कहेंगे कि इस सॉलिड में 3 डिफरेंट क्रिस्टल हो गए। ठीक है, तो यहां पर चूंकि 400 है तो इसको लॉन्ग रेंज बोल दिए, यहां 400 है तो ये भी लॉन्ग रेंज हो गया, ये 200 ही है रो तो इसको शॉर्ट रेंज भी बोल सकते हैं, है ना। इसीलिए कभी कभी ये भी बोला जाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर दोनों होता है ना। और एमॉर्फस सॉलिड्स में सिर्फ बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कैसे ऑर्डर होते हैं, तो तुम कहो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, पर कभी कभी क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक से ज्यादा क्रिस्टल्स रहते हैं, जिसके कारण जो है उसमें लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज ऑर्डर दोनों आ सकता है। क्लियर बात हो गया? ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी बोल सकते हो और दोनों शॉर्ट रेंज ऑर्डर दोनों एक साथ, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स में सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर जो अभी तक जो बात डिस्कस किए है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स में, इसको अभी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो पहला जो है हम लोगों का फर्स्ट, ठीक है, अगर हम लोग यहां पर देखें डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड, difference between crystalline solid and amorphous solid, difference between crystalline solid and amorphous solid। तो क्या क्या डिफरेंस हम लोग अभी यहां पर बोल सकते हैं? तो अभी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ, मिलकर बना होता है, यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ a large number of small crystals। स्मॉल क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या हो गया? क्रिस्टल्स जो हो गया, एक क्रिस्टल समझो जैसे हमारे पास बहुत सारा वॉल, समझो दीवार, हमारे पास बहुत सारा वॉल है, तो मान लो मेरे पास 3 वॉल है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि हर एक वॉल में ब्रिक का अरेंजमेंट होगा, तो एक वॉल में एक ही टाइप का ब्रिक का अरेंजमेंट है। ठीक है, उसी को एक क्रिस्टल बोल दिए। ठीक है, तो एक ही अरेंजमेंट क्रिस्टल में, एक ही अरेंजमेंट बार बार तक जाता है। ठीक है, तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। ठीक है, ईच ऑफ देम हैविंग crystals, each of them having a definite characteristic ज्योमेट्रिकल शेप, और हर एक क्रिस्टल का एक खास अपना ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक वॉल है, तो वो वॉल सोचो तुम्हारा स्क्वायर भी हो सकता है और वो वॉल तुम्हारा रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो एक सॉलिड में एक से ज्यादा क्रिस्टल्स हो सकते हैं और हर एक क्रिस्टल्स का अपना एक साइज होता है, एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल साइज होता है।
अब वो कैसा साइज होता है इसी के बारे में हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है कि कुछ का क्यूबिक हो सकता है, कुछ का टेट्रागोनल है ना साइज हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, तो a crystalline solid usually consists of a large number of small crystals, each of them having a definite characteristic geometrical shape। जबकि amorphous solid में क्या होगा कि कोई definite geometrical shape नहीं है, क्योंकि वहां पार्टिकल्स का क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, कोई खास टाइप का शेप बन ही नहीं पाया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वेयर एज an amorphous solid whereas an amorphous solid consists of particles of irregular shape, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, वो हम लोगों का जो उनका जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा उससे कोई भी डेफिनेट शेप हम लोगों का नहीं बनेगा, क्योंकि उनमें हम लोगों का शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। ठीक है, कुछ लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इससे नीचे हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका एक पिक ले लेते हैं, फिर हम लोग तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप हो गया, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स का नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है, सेकेंड अगर हम लोग देखें कि क्रिस्टलाइन solids have long range as well as short range order, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होगा और शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होगा। ठीक है, while amorphous solids have only short range order, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स के पास सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। ठीक है, देखो तुम देखे होगे जब ज्वाइनिंग हुआ था, जब तुम लोग स्टार्टिंग किए थे, ठीक है, तो मोर देन 120 स्टूडेंट्स आए थे। अभी देखोगे तो 90 होगा, और जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेगा ना, तुम देखोगे स्टूडेंट्स का संख्या जो है वो कम होते जाएगा। और उसका रीजन क्या है कि देखो जो सिंसियर स्टूडेंट्स होता है ना, उनकी संख्या हर साल, जो सिंसियरली पढ़ाई करते हैं उनकी संख्या जो है वो हर साल बहुत लिमिटेड ही होता है। ठीक है, वो क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में जैसे तुम देखे होगे कि जब भी नया साल आता है तो हम लोग एक रिजोल्यूशन लेते हैं कि भाई पिछले साल जो गलती किए वो इस साल नहीं करेंगे, इस साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो उसी तरह से सोचो कि आज से 12th स्टार्ट हुआ है, तो ये एक रिजोल्यूशन सब लोगों ने किया होगा कि भाई 11th तो उतना अच्छा नहीं पढ़ पाए,
तो हम लोग 12th अच्छा पढ़ेंगे, तो आज से पहला क्लास था। तो देखो वो कितने लोगों ने जो रेजोल्यूशन है वो 15 मिनट में 20 मिनट में ही तोड़ दिया अपना। ठीक है, तो पढ़ाई जो है ना बाबू वो काफी टफ टास्क होता है। ठीक है, और तुम लोग के साथ सोचो, जो सिचुएशन है वो पिछले साल भी खराब था और इस साल भी खराब खराब है, लेकिन जो लोग आइकॉनिक क्लासेस या फिर जो नारायण ट्यूटोरियल में जुड़े रहते हैं, तुम लोग अगर ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो हम लोग भी तुमको ईमानदारी से ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तुम अपने डाउट्स को चैट पे भी पूछ सकते हो, और अगर कभी जरूरत पड़ा तो हम लोग ऑफलाइन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बस है क्या ना कि पढ़ाई ईमानदारी से। अब यहां अभी मैं पढ़ा रहा हूं, कितने लोग ये कब होगा, वो कब होगा, ये कब होगा। अरे हमको थोड़े शौक है हम लोग ऑनलाइन पढ़ाने का, नहीं, हम लोग भी चाहते हैं ऑफलाइन पढ़ाएं, पर अब गवर्नमेंट परमिट नहीं कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग से जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनका 1 मिनट का भी टाइम जो है वो खराब नहीं हो। और इसीलिए हम लोग पिछले साल भी सबसे पहले ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किए थे मार्च में ही, और इस साल भी सबसे पहले हम ही लोग लाइव क्लास ले रहे हैं। तो जो लोग सिंसियरली पढ़ाई करते हैं ना उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जो लोग मस्ती सिर्फ करना चाहते हैं तो वो फिर आके इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो तुम देखना कि जो जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगा ना वो संख्या कम होगा, और उससे पता चलता है कि कितने लोग कितना जल्दी जो है वो अपने बात पर कायम नहीं रह पाए। हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लास लेंगे। हर डाउट को तुम जितना डाउट पूछोगे हर डाउट को हम लोग एंटरटेन करेंगे। पर जब हम क्लास ले रहे हो उस समय कोई भी डाउट नहीं पूछो, ये कब होगा वो कब होगा, वो सब क्लास के बाद चैट पे पूछो, हम तुमको पर्सनली कॉल करके बताएंगे। अभी तो हमारा काम है कि अपना पढ़ाई एकदम अच्छे ढंग से करें। ठीक है, तो तुम देखोगे हर क्लास के बाद एक डीपीपी आ जाएगा, है ना, इसका नोट्स आ जाएगा। अच्छे से खाली पढ़ाई करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, क्योंकि सामने में जो हम लोग हैं वो काफी ईमानदारी से एकदम रेगुलर होगा सर, है ना। हर रेगुलर क्लास होगा। अगर ऑफलाइन खुल जाएगा ना तो भी हम लोग इस पर रेगुलर टेस्ट लेते रहेंगे, है ना। टेस्ट ये सब हम लोग रेगुलर इस पे रखेंगे। तुम्हारा डेटा अभिरुचि अगर खत्म हो रहा है ना तो उसमें देखो, है ना, रिकॉर्डेड वीडियो देखो बाबू, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, है ना। तो हम लोग 1.5 घंटा में जो आज पहला क्लास है ना तो कुछ बात तुमको समझाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और दूसरा जो है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा पहला। ठीक है, थर्ड पॉइंट में देखोगे कि हम लोग बताए थे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, crystalline solids have sharp melting point. Crystalline solids have sharp melting point. Crystalline solids का जो है वो sharp melting point होता है। ठीक है, whereas, ठीक है, whereas amorphous, whereas amorphous solids do not have sharp melting point. उसके बाद बताओ और हम लोग क्या पॉइंट डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स have definite heat of fusion. इनका जो है वो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। ठीक है, बट amorphous solids
do not have definite heat of फ्यूजन। ठीक है, अगर देखोगे तो यहां पर लिख सकते हो कि दे सॉफ्टन, ये सॉफ्ट होते जाते हैं ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये एक पूरे टेम्परेचर के रेंज में सॉफ्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे अभी हम तुमको बताए थे कि अगर आइस का तुम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हो तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलते हो? 0 डिग्री सेल्सियस। और बोले कि प्लास्टिक का क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो प्लास्टिक के लिए हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं कि उनका कोई डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। जैसे मान लो हम लोग यहां पर, अगर हम लोग यहां पर वाई एक्सिस में सपोज करो, यहां टेम्परेचर को प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस में सपोज करो, और एक्स एक्सिस पर अगर हम लोग यहां टाइम को प्लॉट करते हैं सपोज करो, और सपोज करो तुम्हारे पास जो है वाटर है, सपोज करो तुम्हारे पास वाटर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे है, और तुम इसको कूल करो, तो वाटर को जब 20 डिग्री सेल्सियस पे कूल करोगे तो देखोगे वाटर का टेम्परेचर 20 से धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, तो 20 होगा, फिर कूल करोगे तो 15, 10, 5, और एक समय आएगा कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। और अब उसके बाद कूल करोगे तो वाटर क्या करेगा? क्या वो अपना टेम्परेचर कम करेगा? बताओ, कि अभी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, अभी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, है ना? और तब तक रहेगा, एक उतने टाइम तक रहेगा जब तक कि यहां पर ये जो कर्व है ये तुम्हारा लिक्विड था। ठीक है, और यहां लिक्विफिकेशन हुआ। ठीक है, अब ये जो यहां जो लिक्विड जो है वो अब क्या हो रहा है? सॉलिड बन रहा है। और यहां पर जब सब लिक्विड सॉलिड बन जाएगा फिर उसका टेम्परेचर कम होगा। इसी कर्व को हम लोग कूलिंग कर्व कहते हैं, इसी कर्व को हम लोग कूलिंग कर्व कहते हैं। तो तुम यहां पर देखो कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, ये हम लोगों का जो कर्व हुआ ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए है। तो यहां पर देखो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये हम लोगों का शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है, तो ये लिक्विड है, ये यहां पर सॉलिड हो गया है, और यहां पर इस फेज में कूलिंग हो रहा है, यानी इस फेज में तुमको लिक्विड भी मिलेगा और साथ ही साथ सॉलिड भी मिलेगा, क्योंकि यहां लिक्विफिकेशन हो रहा है। तो यहां पर तुम देखो, यहां इसी को कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आइस रखोगे तो ये तुमको 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक लिक्विड है, मान लो वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पर, और तुम उसको कूल कर रहे हो, तो जब वाटर को कूल करोगे तो उसका टेम्परेचर टाइम के साथ क्या होगा? टेम्परेचर उसका घटेगा, पहले 20 से 15 डिग्री होगा, फिर 10 डिग्री होगा, फिर 5 डिग्री होगा, और फिर एक समय क्या आएगा? 0 डिग्री आ गया आई वाटर। और अब अगर कूल करोगे तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और जो वाटर है वो अब आइस बनना शुरू हुआ। तो यहां पर आइस बनना स्टार्ट हुआ, और यहां तक पहुंचते पहुंचते सारा लिक्विड जो है वो आइस बन गया, वाटर। और अब जो हमारा आइस बना उसके बाद यहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? अब फिर से हम लोग कम कर रहे हैं। कूलिंग का मतलब क्या हो रहा है? लिक्विड वाटर को धीरे धीरे टेम्परेचर को तुम क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। तो कम करते करते यहां पर है ना आइस बनना स्टार्ट हुआ, यहां से यहां आइस बन के खत्म हो गया, और अब ये सॉलिड आइस है जिसका हम लोग टेम्परेचर कम कर रहे हैं। तो यहां देखो, यहां कर्व में एब्रप्ट चेंजेज आ रहा है ना? इसी को यहाँ पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इस टेम्परेचर के लिए इसी पॉइंट को तुम मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हो, यही मेल्टिंग पॉइंट हो गया। जबकि अगर तुम एमॉर्फस सॉलिड यानी प्लास्टिक या रबर को अगर तुम देखो, यहां पर अगर हम यहां पर टेम्परेचर लें, यहां पर टेम्परेचर लें और यहां पर टाइम ले,
और प्लास्टिक के लिए, प्लास्टिक का मान लो टेम्परेचर कम कर रहे हो टाइम के साथ, ठीक है। एरो जो है वो ये बता रहा है कि कौन सा कर्व है, ये तुम यहां से यहां आ रहे हो और यहां से यहां जा रहे हो ऐसे, ठीक है। ये हो गया लिक्विड, ये हो गया लिक्विड प्लस सॉलिड बन रहा है, और यहां पर सॉलिड हो गया, ठीक है। अब देखो एमॉर्फस सॉलिड के लिए क्या होगा, तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा कि टेम्परेचर टाइम के साथ जो है वो धीरे धीरे जो है घटते चला जाएगा, क्योंकि हम लोग कूल कर रहे हैं, है ना। यहां पर और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लिक्विड है और उसको कूल कर रहे हैं। तो जब कूल करोगे, है ना, एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए, तो इसका टेम्परेचर धीरे 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 कम होते जाएगा। ये हम लोगों का एमॉर्फस सॉलिड के लिए कूलिंग कर्व है। यहां पर तुमको कोई खास, है ना, कोई एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा यहां पर। कूलिंग कर्व का मतलब क्या हुआ, हम लोग किसी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो कम कर रहे हैं। तो ये सब 9th 10th में पढ़े होंगे कि अगर वाटर का टेम्परेचर कम करते हो तो क्या होता है, तो वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे रखे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो वाटर 20 15 10, फिर यहां पर पहुंचते पहुंचते वाटर 0 आएगा, और 0 पे फिर जब तुम टेम्परेचर को कम करना चाहोगे तो पहले जो है लिक्विड, जो यहां पर लिक्विड है वो पहले सॉलिड बनना शुरू होगा। तो यहां से आइस बनना स्टार्ट हुआ और यहां आइस बन के, है ना, सारा लिक्विड जो है वो आइस बन गया, और अब हमारे पास फिर हम आइस को यहां पर क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं। तो यहां पर तुमको स्ट्रेट लाइन टाइप का चीज दिखाई देगा, है ना, अचानक चेंजेस होगा, इसी को शार्प मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और यहां पर देखोगे एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए, तो जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, पर तुमको ऐसा कोई रीजन नहीं मिलेगा जहां कहोगे कि वहां शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। ये सॉफ्ट हो रहा है, पूरे रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सॉफ्ट होते जा रहा है ना। इसी चीज को हम लोग कूलिंग कर्व कहते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड्स का कंटिन्यूअस, है ना, कर्व आता है कूलिंग कर्व, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो है वो शार्प चेंजेस होगा। और वो चेंज कहां पर होगा, वो चेंज होगा जहां पर उसका मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये ऐसा थोड़े कह रहे हैं जहां तक टेम्परेचर को जितना तुम टाइम दोगे वहां तक जाएगा, है ना। ये नेचर सिर्फ बता रहा है, ठीक है। अब देखो पांचवा जो है हम लोगों का 5, crystalline solids are, crystalline solids are anisotropic, are anisotropic in, are anisotropic in nature, that is their, that is their physical, that is their physical properties, that is their physical properties show different value, show different values when measured, when measured along, when measured along different directions in the same crystal, in the same crystal, whereas
whereas amorphous solids are isotropic in nature. आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा? दैट इज their physical properties are same in all directions, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना लाइन है. एक वर्ड होता है एनिसोट्रॉपिक और दूसरा एक वर्ड होता है आइसोट्रॉपिक. अब ये एनिसोट्रॉपिक या आइसोट्रॉपिक क्या है? ठीक है, इसको समझने के लिए सपोज करो अगर हम यहां पर दो अरेंजमेंट दिखाते हैं, मान लो जैसे सपोज करो हम यहां पर बोले कि ये एक पार्टिकल है, 2 3 4 और 5, ये 5 पार्टिकल है. इसी तरह यहां पर भी 5 पार्टिकल है, यहां पर भी 5 पार्टिकल है. ऐसे ये मान लो पार्टिकल्स है. ठीक है, और अगर हम तुमसे पूछे कि हर एक रो में तुम देखे 5-5 पार्टिकल है, और अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ये बीच में हम लोग ऐसा बीच में यहां पर 4 रेड पार्टिकल्स डाले, यहां पर भी ऐसे, यहां पर भी ऐसे. बताओ क्या ये ऑर्डरली अरेंजमेंट है कि नहीं है? क्या ये ऑर्डरली अरेंजमेंट है कि नहीं है? एक खास ऑर्डर में सजाया गया है कि नहीं आया है? ठीक है, तो बताओ ये क्रिस्टलाइन हुआ कि एमोर्फस हुआ? ये क्रिस्टलाइन हुआ कि एमोर्फस हुआ? एक खास अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन की एमोर्फस. बहुत बढ़िया, क्रिस्टलाइन. ठीक है, और अब देखो अगर तुम इस डायरेक्शन में जाओगे और अगर तुम इस डायरेक्शन में जाओ, क्या अंतर पड़ेगा? ध्यान से देखना. यहां पर अगर तुम इस डायरेक्शन में जाओगे तो यहां पर तुमको ये ब्लैक पार्टिकल 1 2 3 4 5 यहां पर तुमको ब्लैक पार्टिकल मिलेगा. तो मान लो अगर तुम यहां लाइट को भेजो तो यहां लाइट सिर्फ ब्लैक से टकराएगा, और यहां पर अगर इस लाइन पे भेजोगे तो लाइट जो है वो ब्लैक से भी टकराएगा, रेड से भी टकराएगा, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड. तो तुम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े होगे कि जब किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 कलर में बट जाता है. और उस प्रिज्म के लिए एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद करो. ठीक है, तो अगर तुम लाइट को इधर से गुजारोगे, ये एक अरेंजमेंट है, अगर लाइट को इधर से गुजारोगे और इधर से गुजारोगे तो बताओ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों जगह सेम मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों जगह सेम मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा? इधर से और इधर से अलग अलग. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और इस डायरेक्शन में अलग है, इस डायरेक्शन में अलग है. इसी को एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं. एनिसोट्रॉपिक का मतलब एक फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करें तो अलग अलग वैल्यू मिलेगा. समझे? तो देखो यहां पे क्या लिखे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर. एनिसोट्रॉपिक का मतलब दैट इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हुआ, शो डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड along डिफरेंट डायरेक्शंस इन द सेम क्रिस्टल. एक ही क्रिस्टल में अलग अलग डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वैल्यूज अलग अलग आएगा. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो हमारे क्या होते हैं? एनिसोट्रॉपिक. और अब एक बात बताओ,
अगर हम तुमसे बोले यहां पर कि हम कुछ क्या करते हैं, ये एक ऐसा रीजन बनाते हैं और इसमें कुछ हम ऐसे 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 पार्टिकल्स ऐसे डाल देते हैं बिना किसी ऑर्डर का, ठीक है। और उसी तरह हम यहां पर ऐसे ऐसे बिना किसी ऑर्डर का रेड भी डाल देते हैं, ऐसे ऐसे। तो अब देखो यहां पर सब रैंडमली अरेंजमेंट है, ठीक है, यहां सब रैंडमली अरेंजमेंट है। तो इधर से जाए या इधर से जाए, ये सब सोचो कि अलग अलग आदमी एकदम बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो तुम कोई भी डायरेक्शन से जाओगे, बहुत ज्यादा जब भीड़ भाड़ हो जाता है एक जगह पे, तो कोई भी डायरेक्शन फिर यूनिक नहीं होता है। तो तुम किसी भी डायरेक्शन में जाओगे, लगेगा कि अरे यार सब जगह का प्रॉपर्टीज तो वही है, क्योंकि सब लोग इधर उधर, है ना, किसी खास ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। इसी को आइसोट्रॉपिक बोला जाता है। आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टी को चाहे इस डायरेक्शन में मेजर करें, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, सब डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम ही आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर मेजर करें, सब सेम आएगा, क्योंकि पार्टिकल्स का कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है। नॉर्मली इसमें सब लोग कंफ्यूज हो जाता है, सब लोग सोचता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक होते हैं, नहीं, चूंकि उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसीलिए अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर लिखा जा रहा है वेयर एज एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। समझ में बात आ गया ये, ठीक है। तो चलो देखो, आज चूंकि पहला क्लास था तो बहुत लोग जो है इधर उधर डाउट्स में बहुत ज्यादा लगा है ना, और बहुत लोग बहुत कुछ समझे होंगे। तो अगले क्लास में हम लोग, है ना, वेडनेसडे को मिलेंगे और यहीं से हम लोग इसको आगे करेंगे, है ना। और इसका नोट्स जो है वो अभी आ जाएगा तुम्हारे, है ना, ग्रुप चैट पर। और 2-3 घंटे के बाद इसका जो, है ना, रिकॉर्डेड है वो भी तुमको आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर, ठीक।